आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है बेसिक प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग दो लेक्चर्स जो है वो ले चुके हैं। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी इसके ऊपर नई वीडियोस आएंगी तो उनका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाया करेगा थ्रू ईमेल। और कोशिश किया करें कि वीडियोस को जो है यूट्यूब के ऊपर, जो यूट्यूब की जो ऐप है उसके ऊपर ही देखा करें, कम्प्लीटली फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। स्टार्ट में यानी कि इनिशियली आप उसको वीडियो को जो है काइंडली डाउनलोड ना करें, और बाद में आप जब चाहें अपनी आसानी के लिए, फॉर योर स्टडी पर्पसेस, आप इस वीडियो को बाद में अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लें, लेकिन एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इसको जो है ना कम्प्लीटली यूट्यूब के ऊपर ही देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई थिंक वी शुड स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। ओके जी, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले तो जो है कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं आपको फिर टाइप इन करके मैं बता दूंगा कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स अगर मैं सादा ज़ुबान में बात करूं तो आप अपने जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हो, जो भी स्टेटमेंट लिखते हो सी प्लस प्लस के अंदर, तो किसी आप अगर ये चाहते हो कि यार आपका कोड जो है ना कोई दूसरा बंदा पढ़े, और आप उस सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की आसानी के लिए, यानी कि उसको आप बताने की खातिर कि यार आपने जो फलां स्टेटमेंट है वो क्यों लिखी है, उससे होगा क्या, तो इस मकसद के लिए आप अपनी हर स्टेटमेंट के सामने, अगर चाहें तो, वैसे ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, तो आप जो है अपनी स्टेटमेंट के सामने जो है वो कमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपकी स्टेटमेंट है, इसके सामने मैं कमेंट लिखना चाहता हूं, और ये याद रख लें कि कमेंट्स जो हैं दे विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो इन कमेंट्स को ट्रांसलेट नहीं करेगा। कंपाइलर जो है आपकी बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं इनको ट्रांसलेट करेगा, लेकिन जो आपने जो कमेंट्स लिखे होंगे उनको ट्रांसलेट नहीं करेगा। और कमेंट्स आप लिखते हो अपनी अपने एडिटर के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे, किसी भी जगह पे भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि आप जब कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रक्शन है, और आप इसको कमेंट देना चाहते हो या एक्सप्लेन करना चाहते हो कि ये स्टेटमेंट आपने क्यों लिखी है, या इस स्टेटमेंट के चलने के बाद, इस इंस्ट्रक्शन के चलने के बाद क्या होगा, तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट्स की शक्ल में। तो कमेंट्स कैसे लिखते हैं जी? कमेंट्स लिखने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश आप लगाएं, दो फॉरवर्ड स्लैशेस आप लगाएं, और इसके आगे जितना कुछ लिखना है आपने इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, मैं लिख सकता हूं कि दिस इंस्ट्रक्शन विल this instruction will show an output to me on the output window। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज नॉट एन इंस्ट्रक्शन, बल्कि इंस्ट्रक्शन इसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए जो सी आउट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट के लिए मैंने एक कमेंट लिख दिया है, ठीक है। और कमेंट में ये मैंने लिख दिया है कि यार ये जो स्टेटमेंट है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो कि हाईलाइटेड है इस टाइम पे, तो ये स्टेटमेंट जब चलेगी तो क्या होगा, तो मैंने ये लिख दिया है कमेंट्स की शक्ल में। स्टार्ट कैसे किया, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाया, और फिर उसके बाद मैंने लिखा कि this instruction means the instruction on its on the left hand side of this particular comment, it will show an output to me on the output window। कि यार जब भी ये स्टेटमेंट चलेगी तो आउटपुट विंडो के ऊपर ये मुझे कुछ डिस्प्ले करके देगा, कुछ आउटपुट डिस्प्ले करके देगा। तो इस तरह के कमेंट्स जो कि एक लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं, इस तरह के कमेंट्स को हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। सी प्लस प्लस के अंदर मल्टी लाइन कमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ इस तरीके से कि
this program is an example of the cout statement of C++. In this program, we will show that how cout statements work. ठीक है जी। अब लेट सपोज ये मैंने कुछ कमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, और जो ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, ठीक है, एक लाइन पे नहीं है एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर कमेंट। अगर सिंगल लाइन कमेंट है ना, अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए आपको ना दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगाने पड़ेंगे, और अगर मल्टी लाइन कमेंट्स हैं तो उनको स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, और फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपने एक एस्टेरिक का साइन लगाना है। फॉरवर्ड स्लैश है, फिर उसके बाद है एस्टेरिक, यानी कि स्टेरिक का साइन, जो कि आपको मिल जाएगा जब आप अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की प्रेस करेंगे और उसके बाद जो 8 का जो डिजिट है उसको प्रेस करेंगे, तो आपका ये एस्टेरिक का जो कैरेक्टर है ये आपका जो है इस तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहां से आपका कमेंट शुरू हो रहा है दिस के वर्ड से, तो दिस से पहले पहले आपने लिखना है फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक, और आपका कमेंट यहां पे खत्म हो रहा है इस लफ्ज के ऊपर, वर्क के ऊपर, ठीक है ना। तो यहां पे आके आपने क्या करना है, आपने दोबारा यहां पे लिखना है एस्टेरिक लगाना है और फॉरवर्ड स्लैश लिखना है। तो अब देखें ये फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक और फिर यहाँ पे एस्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश के बीच में जो कुछ लिखा हुआ है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ कमेंट, और ये जो कमेंट है ये कभी भी ट्रांसलेट नहीं होगा। ये आपका मल्टी लाइन कमेंट है, क्योंकि आपने जो कमेंट्स लिखे हैं ये मल्टीपल लाइंस के ऊपर लिखे हुए हैं। तो मल्टीपल लाइंस के ऊपर कमेंट लिखने का तरीका ये है कि आपने फॉरवर्ड स्लैश और स्टेरिक लगाना है कमेंट से पहले, और कमेंट खत्म करने के बाद स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। और ये जो आपका कमेंट है ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है, और सिंगल लाइन कमेंट का ये होता है कि स्टार्ट करने से पहले एक तो आपने डबल फॉरवर्ड स्लैशेस लगानी होंगी, और नंबर 2 ये जहां डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने जो कुछ भी लिखना है वो इसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ही लिखना है, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे आप नहीं जाओगे। तो ये था जी कमेंट्स के बारे में। और कमेंट्स बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि आप अपने कोड को बेसिकली कमेंट्स के थ्रू, अब अपने कोड को, इंस्ट्रक्शंस को, अपने प्रोग्राम को एक तरह से किसी दूसरे बंदे के लिए आप उसको एक तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हो कि आपका कोड जो है या आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके आगे आपने कमेंट्स लिखे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो क्या क्या मतलब वो इंस्ट्रक्शंस क्या क्या काम करेंगी, या वो इंस्ट्रक्शंस क्या क्या किस मकसद के लिए आपने लिखी हैं। तो ये बेसिकली जो कमेंट्स हैं उनका जो है बेसिक थीम था। आई होप कि आप लोगों को कमेंट्स के बारे में जो है वो आइडिया हो चुका होगा। और दूसरी बात ये भी है कि इसको मैं अगर यहाँ पे बिल्ड करता हूँ, ठीक है, इसको मैं बिल्ड करता हूँ, ठीक है, तो ये जो कंपाइलर मेरा होगा सी प्लस प्लस का वो इन कमेंट्स को इग्नोर करेगा। इन ऐसा नहीं है कि मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो मुझे स्क्रीन के ऊपर ये कमेंट्स भी जो है ना आउटपुट विंडो के ऊपर नजर आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसको मैं अब आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये जो कमेंट है मल्टी लाइन कमेंट, ना तो मुझे ये नजर आएगा आउटपुट विंडो पे, और ना ही मुझे ये वाला जो कमेंट है सिंगल लाइन कमेंट ये मुझे आउटपुट विंडो के ऊपर नजर आएगा। ऐसा बिल्कुल हरगिज हरगिज नहीं हो सकता, बिकॉज दीज आर कमेंट्स एंड कमेंट्स आर बेसिकली कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर इनको इग्नोर करेगा, इनको ट्रांसलेट नहीं करेगा। इसको मैं रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को, आप देख लें ये वही वाला प्रोग्राम है जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बनाया था। पहली लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है दिस इज माय, सेकंड लाइन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस, और थर्ड लाइन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है इन दिस क्लास आई विल स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट्स आपने लिखे हैं कोड के अंदर, लेकिन वो कमेंट्स यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, और उसका मकसद ये हरगिज हरगिज नहीं है कि कमेंट्स भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएं, वो डिस्प्ले नहीं होंगे, बल्कि वो इग्नोर कर दिया जाता है, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। तो ये कमेंट्स का कॉन्सेप्ट था। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और एक और कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते हैं, वो है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स का। ठीक है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल्स बेसिकली वेरिएबल्स जो हैं वो बेसिकली क्या होती हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, उससे पहले थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेनेशन
अच्छा जी, तो थोड़ा-सा पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के कॉन्सेप्ट से पहले क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहले तो वेरिएबल्स की हम बात करते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग के अंदर ना आपको बहुत सारे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और बेसिकली जो प्रोग्राम आपका होता है वो एक रियल वर्ल्ड एक प्रॉब्लम का ही एक प्रोग्रामेटिक सोल्यूशन होता है। इसकी मैं आपको अगर सिंपल सी अगर एग्जांपल दे दूं, मैं आपसे कहूं जी कि फॉर एग्जांपल दो नंबर्स को आपस में जो है ना ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि आपसे दो नंबर्स कहे कि भाई दो नंबर्स इनपुट करो। अब कैसे इनपुट करते हैं, इनपुट तो हमने अभी फिलहाल देखा नहीं है। इसी क्लास के अंदर हम उस इनपुट को भी, जो इनपुट स्टेटमेंट हम उसको भी देख लेंगे कि हाउ कैन वी एंटर अ नंबर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ माय प्रोग्राम। ठीक है, मेरे प्रोग्राम मेरा चल रहा हो और उस दौरान मैं कैसे इनपुट लूंगा यूजर से, वो भी हम देखेंगे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इसकी यूजेज की, बात कर रहे हैं वेरिएबल की, और इसके डेफिनेशन के ऊपर हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो किसी किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का एक तरह का प्रोग्रामेटिक सोल्यूशन होता है। और फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ यार एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कि आपसे दो नंबर्स मांगे, आपसे कहे कि यार पहला नंबर इनपुट करो, आप पहला नंबर कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कर लें। फिर आपसे कहे कि जी दूसरा नंबर इनपुट करो, आप दूसरा नंबर इनपुट कर लें। और जैसे ही आप दूसरा नंबर इनपुट करेंगे तो उसके बाद प्रोग्राम क्या करेगा कि इन दोनों नंबर्स का जो सम होगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा। अब जब आप सवाल ये पैदा होता है कि जब आप पहला नंबर इनपुट कर रहे थे और पहला नंबर जब आपने इनपुट किया, उसके बाद आपने एंटर की आपको बेसिकली प्रेस करनी पड़ती है जब भी आपको डेटा इनपुट करते हैं। आपने पहला नंबर इनपुट कर दिया, एंटर की प्रेस की, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो नंबर कहां जाएगा, किधर जाके स्टोर होगा। कहीं ना कहीं उसको स्टोर होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे प्रोग्राम जब कहता है कि जनाब सेकंड नंबर इनपुट करें, आप अपना सेकंड नंबर जो है वो कीबोर्ड से इनपुट करते हो और उसके बाद आप एंटर की प्रेस करते हो, तो वो नंबर भी कहीं ना कहीं जाके किसी लोकेशन पे जाके कहीं ना कहीं जाके वो स्टोर होगा। वो नंबर जो है कहीं पे गायब नहीं हो जाएगा, हवा में नहीं पड़ा हुआ होगा, बल्कि उस नंबर को, इन दोनों नंबर्स को जब आप इनपुट करोगे तो इन दोनों नंबर्स को कहीं ना कहीं स्टोर होना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यहाँ पे आंसर अब ये है इस क्वेश्चन का कि यार वो नंबर्स कहाँ चले गए, वो नंबर्स किधर स्टोर होंगे। तो वो नंबर्स जो हैं वो स्टोर होंगे वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, दोज नंबर्स विल बी स्टोर्ड इन द केस ऑफ द प्रोग्राम। उस प्रोग्राम की अगर हम बात करें कि जिसके अंदर आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो कि दो नंबर्स का आपस में सम कैलकुलेट करे, तो उन दो नंबर्स को जब आप यूजर जब उसको इनपुट करेगा तो वो दो नंबर जो है वो स्टोर होंगे वेरिएबल्स के अंदर। और वेरिएबल्स जो हैं बेसिकली यूज ही इसीलिए किए जाते हैं ताकि उसके अंदर हम अपना डेटा जो है उसको स्टोर कर सकें टेम्पररी बेसिस के ऊपर। ठीक है, लफ्ज टेम्पररी बेसिस जो है इसको जरा इस पे मैं ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस लोकेशन पे जहां पे जाके स्टोर होगा आपका आपका ये नंबर, जिस वेरिएबल में स्टोर होगा और वेरिएबल इटसेल्फ कहीं ना कहीं बनेगा, तो जिस मेमोरी के अंदर वो बनेगा आपका वो वेरिएबल, वो मेमोरी जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। यानी कि उसके अंदर जो है आपकी चीजें जो है वो परमानेंट बेसिस के ऊपर स्टोर नहीं होती हैं उस मेमोरी के अंदर। तो चलें चलते हैं और इस वेरिएबल का जो है हम देख लेते हैं। वेरिएबल जो है इसका हम लोग जो है डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि वेरिएबल को जो है आप अगर डिफाइन करें तो वो आप कुछ इस तरीके से उसको कर पाएंगे। अच्छा जी, वेरिएबल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आप इसकी बुकिश डेफिनेशन अगर देखें तो आप कह सकते हो कि वेरिएबल्स आर नेम्ड
ओके जी, ये कुछ बुकिश डेफिनेशन है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, ठीक है, विच आर क्रिएटेड इन द मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी का मतलब है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो दैट वी कैन, और क्यों क्रिएट किए जाते हैं रैम के अंदर, क्यों बनाए जाते हैं वेरिएबल्स, सो दैट वी कैन स्टोर डेटा इन इट, ताकि हम इसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकें। एवरी वेरिएबल, हर वेरिएबल जब आप बनाओगे, इट हैज अ नेम, ठीक है, उसका यूनिक नेम होगा, एंड डेटा टाइप, और उस वेरिएबल का डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप बेसिकली ये बताता है कि आपने जो वेरिएबल बनाया हुआ है उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, नंबर वन। और नंबर टू, उससे कंपाइलर को दो चीजें पता लगती हैं डेटा टाइप मेंशन करने से। डेटा टाइप मेंशन करने से नंबर वन, एक तो कंपाइलर को यह पता लगता है कि किस टाइप का डेटा, ठीक है, टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा स्टोर होगा उस वेरिएबल के अंदर। और नंबर टू, वेरिएबल का, जो कि मेमोरी के अंदर वेरिएबल बनेगा, रैम के अंदर जो वेरिएबल बनेगा, तो उस वेरिएबल का साइज कितना होगा बाइट्स के अंदर, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ डेटा, डेटा के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है आपके वेरिएबल का जो साइज है, ठीक है। तो हम, जाहिर सी बात है, इस डिस्कशन को हम लोग जो है इनकम्प्लीट तस्वुर करेंगे जब तक हम लोग मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप्स को भी स्टडी ना कर लें। यार मुख्तलिफ किस्म के, हमें पता तो होना चाहिए कि किस मुख्तलिफ किस्म की जो डेटा की जो है ना मुख्तलिफ क्या टाइप्स हैं, ठीक है, उसको भी स्टडी करेंगे। और जाहिर सी बात है, हर एक डेटा टाइप से रिलेटेड एक फीचर है, हर एक डेटा टाइप से रिलेटेड एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेरिएबल साइज की, तो हम उसको भी स्टडी करेंगे कि हर एक जो टाइप ऑफ डेटा है उसमें जो वेरिएबल अगर बनता है, किसी खास डेटा टाइप का अगर वेरिएबल बनता है, तो उसका उसका मेमोरी के अंदर साइज क्या होगा, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि यार वेरिएबल्स जो है वो आपकी रैम के अंदर क्रिएट होती हैं, और ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन का मतलब ये है कि आपका जब ये वेरिएबल जब क्रिएट होगा ना, तो वो रैम में क्रिएट होगा। और रैम को हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज ये आपकी रैम है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना, ये जो आपको छोटे छोटे जो सेल्स नजर आ रहे हैं, ये आपकी आपकी रैम के अंदर ना लोकेशंस हैं, ठीक है। ये आपकी रैम के सेल्स हैं, रैम की लोकेशंस हैं, जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल, ये जो पहली लोकेशन है, इसका अपना लाजमी तौर पे इसका अपना कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस होगा। जैसे आप अगर कंसिडर करें यार, एक एक स्ट्रीट को कंसिडर करें, तो उस स्ट्रीट के अंदर जो है ना वो घर इस तरीके से एक दूसरे के बाद अगर बने हुए हैं, तो हर घर का अपना एड्रेस होगा। अगर इस घर का एड्रेस अगर है लेट्स सपोज 180, तो साथ वाले घर का एड्रेस होगा 181, इसका 182, इसका 183, इसका 184 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये अगर आपकी ये अगर आपकी अगर रैम है, ठीक है, और उसके अंदर ये सेल्स हैं, अगर लेट सपोज रैम के जो छोटे छोटे आपको जो पोर्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है, रैम के अगर लेट सपोज ये सेल्स हैं, और ये जो पहला सेल है अगर इसका एड्रेस है जी 180, तो साथ वाले सेल का एड्रेस जो है 181 होगा, उसके बाद 182, 183, 184 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हम कंसिडर करें, मतलब ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर इस फर्स्ट सेल का एड्रेस, जो कि लाजमी तौर पे जरूरी नहीं है कि उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो 180 ही होगा, ये जस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर उसका जो पहला सेल है, रैम का जो फर्स्ट सेल है, इस सेल के अंदर आपका डेटा स्टोर होगा, यहाँ पे आपके वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। तो अगर पहले सेल का एड्रेस अगर 180 है, तो साथ वाले सेल का 181, देन 182, 183, 184 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो आपकी जो वेरिएबल्स होंगे ना, वो इन सेल्स के अंदर बनेंगे, और इन सेल्स के अंदर आपका आपका जो वेरिएबल के अंदर जो आप डेटा जो भी आप स्टोर करोगे, वो इन सेल्स के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि यार पहले ये जरा देख लेते हैं कि वेरिएबल्स की जरूरत क्यों है, या वेरिएबल्स की यूजेज क्या है। डेफिनेशन के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हमने डिस्कस किया कि आप अगर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें आपका प्रोग्राम आपसे कहे कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो आप अपना जब नंबर इनपुट कर लो कीबोर्ड से, उसके बाद जब आप एंटर की प्रेस करोगे, तो मैंने वहां पे आपसे कहा था कि वो नंबर जो है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा। तो वो नंबर जो है ना आपका यहाँ पे पहले से मौजूद, पहले से डिक्लेयर्ड, पहले से क्रिएटेड किसी वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, और वो वेरिएबल जो है वो रैम में बनेगा। और जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो वो वेरिएबल जो है वो रैम के अंदर
किसी भी रैंडम लोकेशन पे बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप जब कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो इस एड्रेस नंबर 180 के ऊपर ही बनेगा, वो कहीं पर भी बन सकता है। ठीक है, तो आप जो डेटा इनपुट करोगे वो आपके वेरिएबल में जाके स्टोर होगा और वेरिएबल इटसेल्फ जो है वो रैम के अंदर क्रिएट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपना प्रोग्राम जब बंद करोगे, जब आपका प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा, तो वो जो वेरिएबल्स बने थे रैम के अंदर वो वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उन्होंने जो स्पेस ऑक्यूपाई की थी आपकी रैम के अंदर, तो वो स्पेस आपकी जो है वो आ, आप कह सकते हैं कि दोबारा से आपके रैम को वो स्पेस जो है वो री एलोकेट हो जाएगी। तो ये सादी सी। अच्छा, फिर यहाँ पे ये चीज के जो वेरिएबल्स हैं आपके, इनको वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है? तो लफ्ज वेरिएबल जो है वो निकला है किससे? वेरी से या वेरी से। ठीक है, वेरी का मतलब हर वो चीज जो कि वेरी करे, जो कि चेंज हो सके। ठीक है, जो कि चेंज हो सके। तो वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा आप स्टोर करते हो, वो डेटा आप उसको ओवरराइट भी कर सकते हो। ये मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रामेटिकली भी कि आप किसी वेरिएबल के अंदर मौजूद डेटा को चेंज भी कर सकते हो, उसको वेरी भी कर सकते हो, इसलिए हम इसको वेरिएबल कहेंगे, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। दूसरी तरफ दूसरा कॉन्सेप्ट है जी कॉन्स्टेंट्स का। ठीक है, कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है सिवाय एक डिफरेंस के कि वेरिएबल्स जो हैं उनमें डेटा जब स्टोर होगा तो हम वेरिएबल का डेटा चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि उसकी जगह पे हम अगर वेरिएबल में हमने कोई नंबर डाला है तो हम उसका नंबर जो है ना वो बाद में चेंज करके कुछ और नंबर भी हम उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, असाइन करवा सकते हैं। जबकि कॉन्स्टेंट्स के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कॉन्स्टेंट्स में एक वैल्यू एक दफा अगर कोई वैल्यू चली गई तो वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर रहेगी और कंपाइलर उसको चेंज भी नहीं करने देगा आपको, आप कर नहीं सकते उसको चेंज जब तक कि आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स के बारे में आप लिख सकते हैं कि these are memory locations which have unique name. They are created so that data data can be stored in them just like variables, but unlike variables, the data stored in them cannot be changed. वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टेंट्स के अंदर जो डेटा आप एक दफा आपने उसके अंदर जो डेटा आपने डाल दिया तो वो डेटा फिर चेंज नहीं हो सकता। तो व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स? कॉन्स्टेंट्स आर मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, जस्ट लाइक वेरिएबल्स दीज आर आल्सो मेमोरी लोकेशंस व्हिच हैव यूनिक नेम जस्ट लाइक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का भी यूनिक नेम होगा एंड दे आर क्रिएटेड सो दैट डेटा कैन बी स्टोर्ड इन देम। ये इसीलिए वेरिएबल्स की तरह इनको भी क्रिएट किया जाता है ताकि इसमें डेटा स्टोर किया जा सके। बट अनलाइक वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स के केस में तो ये होता है कि वेरिएबल्स का जो डेटा है वो चेंज हो सकता है, बट अनलाइक वेरिएबल्स द डेटा स्टोर्ड इन देम, यानी कि कॉन्स्टेंट्स के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है, दे कैन नॉट बी चेंज्ड। अब इसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी? इसकी जरूरत जो है मैं आपको एक सिंपल सी एक दो एग्जांपल्स दे देता हूं। हमारे पास जो है ना मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे जो है ना यूनिवर्सल कांस्टेंट्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको जो है हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है। फॉर एग्जांपल पाई है हमारे पास। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। 22/7 इसकी वैल्यू है, या 3.14159 करके इसकी वैल्यू बनती है। सिमिलरली आपकी
जो फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी होगी, जी, ठीक है, ये तकरीबन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है। ये वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, ये पाई जो है इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। सो दीज आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल कांस्टेंट्स। अच्छा, अब आपने लेट सपोज एक प्रोग्राम बनाना है, और वो प्रोग्राम जो है वो आपसे ये कहता है कि जी एक सर्कल का ना एक एरिया मालूम करना है। तो सर्कल का एरिया मालूम करने का क्या फॉर्मूला है, पाई आर पाई आर स्क्वायर। तो जब तक आपके पास ये रेडियस की वैल्यू यूजर नहीं देगा, आप सर्कल का एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूजर से आप कहोगे कि यार सर्कल का रेडियस इनपुट करो ताकि मैं उस सर्कल का जो है ना एरिया कैलकुलेट कर सकूं। और ये जो पाए की जो वैल्यू है, ये चूंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मैं रेडियस के लिए तो रेडियस की वैल्यू स्टोर करने के लिए लाजमी तौर पे मैं वेरिएबल बनाऊंगा, और पाई की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जो कि पाई की वैल्यू ये बनती है, इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैं वेरिएबल नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं उसके लिए एक कांस्टेंट जो है ना वो बनाऊंगा अपने प्रोग्राम के अंदर। जिस तरह से वेरिएबल से एसोसिएटेड को दो तीन चीजें होती हैं, जैसे ये कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, उसी तरीके से कांस्टेंट का भी अपना डेटा टाइप होगा जो बताएगा कि इस पर्टिकुलर कांस्टेंट में किस किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। जैसे वेरिएबल के साथ हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है वेरिएबल का साइज, तो कांस्टेंट का भी अपना एक साइज होगा, क्योंकि ये रैम में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका अपना कुछ ना कुछ साइज लाजमी तौर पे होगा, ठीक है। तो ये आपका था वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन रह जाता है कि हाउ टू क्रिएट देम इन योर प्रोग्राम, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन योर प्रोग्राम। उस पे जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्योंकि जब तक आपको डेटा टाइप्स का नहीं पता होगा तो आप जो है इस चीज के बारे में समझ नहीं सकोगे, या आपको समझ नहीं आएगी कि हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स बनाने के लिए यू शुड हैव नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स कि कितनी डेटा टाइप्स हैं, ना सिर्फ ये बल्कि आपको उसके हर एक डेटा टाइप के साइज का भी इल्म होना चाहिए कि यार उसका साइज कितना है। साइज मींस कि वो मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और एक चीज और कि जो भी डेटा टाइप है उससे रिलेटेड दो तीन फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो साइज का कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, और दूसरा ये कि आपका जो वेरिएबल है, हर जो डेटा टाइप है, सॉरी नॉट वेरिएबल बल्कि हर एक डेटा टाइप उसका अपना एक साइज होता है, और नंबर टू हर एक डेटा टाइप का की अपनी एक रेंज होती है, ठीक है। तो ये दो चीजें हम स्टडी करेंगे। अब रेंज का क्या मतलब है, रेंज का मतलब ये है कि किसी खास डेटा टाइप के अंदर कितना बड़ा नंबर या कितना छोटा नंबर जो है वो उसके अंदर स्टोर हो सकता है, ठीक है। दोबारा बता दूं कि रेंज बेसिकली स्पेसिफाइज कि व्हाट इज the largest value that can be stored in any data type and what is the smallest value that can be stored in any data type of C++। कि आपके C++ के डेटा टाइप में वो कौन सा, वो किसी भी डेटा टाइप में वो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को आप अगर उठा लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड एनी डेटा टाइप, तो रेंज बेसिकली ये बताता है कि उस फलाने डेटा टाइप के अंदर जो स्मॉलेस्ट नंबर उसमें जो पॉसिबल है, जो कि उसमें स्टोर हो सकता है, वो कौन सा नंबर होगा और लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि रेंज का मतलब ये हुआ कि जो आपने फिक्स पहले से ये फिक्स्ड है, रेंज हर एक डेटा टाइप की फिक्स्ड है, जो स्मॉलेस्ट नंबर की जो वैल्यू है उससे छोटा नंबर उसमें स्टोर नहीं हो सकेगा उस डेटा टाइप के अंदर, और जो लार्जेस्ट नंबर की जो वैल्यू होगी, जो रेंज होगी, उससे बड़ा नंबर आपके किसी भी डेटा टाइप के अंदर स्टोर नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर हम देख सकेंगे कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और कांस्टेंट्स जो हैं वो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एक टेबल है,
इसको जो है बाय हार्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे ये जो रेंज है, ठीक है, इसको बाय हार्ट जो है आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ एक अंदाज़ा है, आप देख लें यहाँ पे आपके पास जो है ना नंबर वन डेटा टाइप लिखा हुआ है कि यार आपके पास ये लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है, दीज आर ऑल द लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। और फिर यहाँ पे साइज इन बाइट्स लिखा हुआ है कि इनका जो है वो बाइट्स के अंदर क्या साइज होगा और बिट्स के अंदर क्या साइज होगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे इसके ऊपर, साइज इन बाइट्स के ऊपर, ठीक है। हम सबको पता है कि यार एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर है, ठीक है ना, और चार चार बाइट्स जो हैं वो 32 बिट्स के बराबर हैं, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स हैं तो 4 बिट्स के अंदर सॉरी 4 बाइट्स के अंदर 32 बिट्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। और तीसरी चीज़ ये आपकी रेंज है। तो सबसे पहले है जी सबसे पहले है जी आपका अनसाइंड कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। ये आपकी सारी डेटा टाइप्स हैं, एक एक करके सबको स्टडी करेंगे और हर एक के बारे में देखेंगे कि उसका साइज कितना है, उसका साइज कितना है बाइट्स के अंदर, और उसकी जो रेंज ऑफ वैल्यू है ना, रेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है, वो क्या है। तो अनसाइंड कैरेक्टर ये आपका पहला डेटा टाइप है। इसका साइज जो है ना वो है 1 बाइट, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। और इसकी रेंज ऑफ वैल्यू क्या है, इसमें जो मिनिमम वैल्यू स्टोर होगी वो क्या स्टोर होगी, 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी वो 255 इसके अंदर स्टोर होगी। फिर आ जाता है आपका जी साइंड कैरेक्टर, ठीक है। अब साइंड कैरेक्टर भी 1 बाइट इसका साइज है। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओ जिसका डेटा टाइप हो साइंड कैरेक्टर, तो उसका साइज 1 बाइट होगा, और उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो स्टोर हो सकती है वो आपके ये सामने है -128, और जो लार्जेस्ट वैल्यू उसके अंदर जो स्टोर होगी वो 127 होगी, ठीक है। और जो फिर तीसरा डेटा टाइप है कैरेक्टर का डेटा टाइप है कैरेक्टर, इसका साइज जो है वो भी बेसिकली इसका साइज भी 1 बाइट है। और ये आपका कैरेक्टर जो है ये यहाँ पे ईदर लिखा हुआ है, वैसे ये जो है 0 to 255, ठीक है, इसकी जो रेंज है वो 0 से 255 इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब बेसिकली होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर, और साइंड का मतलब होता है नेगेटिव नंबर, ठीक है जी। अच्छा, अनसाइंड शॉर्ट पे जाने से पहले एक चीज आपको बताता चलूं कि ये जो लिखा है ना कैरेक्टर या साइंड कैरेक्टर या अनसाइंड कैरेक्टर, वैसे तो इसके अगर कोई आपके पास वेरिएबल हो और आपने कहा हो कि यार मेरा वेरिएबल जो है ना उसका डेटा टाइप होना चाहिए अनसाइंड कैरेक्टर, या आपने मेंशन कर दिया है कि आपके वेरिएबल का डेटा टाइप होना चाहिए साइंड कैरेक्टर, या आपने अगर मेंशन कर दिया कि जी मेरे वेरिएबल का डेटा टाइप होना चाहिए कैरेक्टर, ठीक है, तो बेसिकली ये अनसाइंड कैरेक्टर, साइंड कैरेक्टर या कैरेक्टर वेरिएबल आप बनाते इसलिए हो ताकि आप इसके अंदर जो है ना कोई कोई कैरेक्टर स्टोर कर सकें, अ सिंगल कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्या चीज है, कैरेक्टर आपके पास जो है वो सी प्लस प्लस की या कंप्यूटर की जुबान में जो कैरेक्टर आपका जो है कैरेक्टर, ठीक है, वो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक कोई एक कैरेक्टर, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक कोई एक कैरेक्टर, 0 से लेके 9 तक कोई एक कैरेक्टर, या आपके जो कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हैं लाइक स्टेरिक का साइन है, ये कॉमा इटसेल्फ, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग, ठीक है ना, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, इक्वल इक्वल का साइन, प्लस का साइन एंड सो ऑन, बहुत सारे आपके कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर हम लोग कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक कोई एक कैरेक्टर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक कोई एक कैरेक्टर, 0 से लेके 9 तक कोई एक कैरेक्टर। कैरेक्टर वेरिएबल ओनली स्टोर्स वन वैल्यू, ओनली वन कैरेक्टर, ठीक है। और ये जो आपके जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं उनमें से कोई एक स्पेशल सिंबल वो उसमें एट अ टाइम एक ही स्टोर हो सकता है, ठीक है जी। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है
कि जो आपका कोई वेरिएबल है, अगर उसका डेटा टाइप है जी कैरेक्टर, या उसका डेटा टाइप है, जैसे अभी हमने डेटा टाइप स्टडी किए थे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि अगर उसका डेटा टाइप है कैरेक्टर, उसका डेटा टाइप है साइंड कैरेक्टर, या उसका डेटा टाइप है अनसाइंड कैरेक्टर, तो उसमें ये कैरेक्टर्स असल में स्टोर नहीं होते। हम अपनी तरफ से एज अ प्रोग्रामर हम लोग उसमें कैरेक्टर स्टोर करते हैं, लेकिन एक्चुअली होता यह है कि कैरेक्टर टाइप जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें उनमें एक्चुअली नंबर्स स्टोर हो रहे होते हैं, कैरेक्टर स्टोर नहीं हो रहे होते, बल्कि नंबर स्टोर हो रहे होते हैं। और वो नंबर्स क्या है? वो नंबर्स बेसिकली कहलाते हैं जी आस्की वैल्यूज। आपके कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड हो, या सॉरी कैपिटल ए से कैपिटल जेड हो, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड हो, 0 से लेके 9 हो, या कोई भी आपका स्पेशल सिंबल हो, हर एक कैरेक्टर हर एक कैरेक्टर का अपना एक कोड होगा, उसको हम कहते हैं आस्की कोड। कंप्यूटर को क्या पता कि कैपिटल ए क्या चीज है? कंप्यूटर को क्या पता कि स्मॉल बी क्या चीज है? कंप्यूटर को क्या पता कि 6 क्या चीज है? या कंप्यूटर को क्या पता कि स्टेरिक का साइन क्या चीज है? हर एक कैरेक्टर के पीछे उसका एक आस्की कोड है। उस पर्टिकुलर अच्छा, जब हम कोई कैरेक्टर टाइप की किसी वेरिएबल के अंदर जब हम कोई कैरेक्टर स्टोर करते हैं, ठीक है, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, लेकिन असल में कैरेक्टर स्टोर नहीं हो रहा होता। उस कैरेक्टर का जो इक्विवेलेंट, उसका जो आस्की कोड है, वो उसके अंदर स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज एक तो मैंने कहा कि आपको मैं बता दूं। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, उसमें जब हम कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहे होते हैं तो उसमें कैरेक्टर नहीं स्टोर होता, बल्कि उस कैरेक्टर का जो आस्की कोड है वो स्टोर हो रहा होता है। और जितने भी आपके कीबोर्ड के ऊपर कैरेक्टर्स हैं, हर एक कैरेक्टर के साथ एक आस्की कोड जो है वो एसोसिएटेड है। ठीक है जी। बहरहाल इसको फिर हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली जब हम ये कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी अनसाइंड शॉर्ट। अनसाइंड का मतलब कि पॉजिटिव नंबर होगा, इसमें नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं होगा। साइज इसका जो है वो 2 बाइट्स है, और इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 है। वो इसलिए कि ये अनसाइंड है, अनसाइंड शॉर्ट 02। और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 65,535। यानी कि आपने अगर एक वेरिएबल बनाया है ना जो कि अनसाइंड शॉर्ट है, ठीक है, आपने अगर कोई वेरिएबल बनाया है जो कि अनसाइंड शॉर्ट है, तो उसमें 0 से छोटी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, और 65,535 से बड़ी वैल्यू उसमें स्टोर नहीं हो सकती। और तीसरी चीज ये कि चाहे आपका अच्छा, यहां से लेके ये अनसाइंड शॉर्ट से लेके मैं जितने भी वेरिएबल्स को मार्क कर रहा हूं यहां तक, लॉन्ग लॉन्ग तक, ठीक है ना, यहां तक ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इसमें नंबर स्टोर होंगे, लेकिन ऐसे नंबर्स स्टोर होंगे जो कि विदाउट डेसिमल होंगे, होल नंबर्स इसमें खाली स्टोर होंगे। चाहे अनसाइंड शॉर्ट हो, चाहे शॉर्ट वेरिएबल हो, चाहे अनसाइंड इंटीजर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे अनसाइंड लॉन्ग हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग हो, चाहे लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल हो। all these variables starting from the unsigned short up till the long long variable, इनमें जो वैल्यू स्टोर होंगी वो एक ऐसा नंबर होगा, ऐसा नंबर उसमें जाके स्टोर होगा जो कि विदाउट डेसिमल होगा, होल नंबर होगा। तो हमने अनसाइंड शॉर्ट को देख लिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट। अब शॉर्ट के साथ लफ्ज अनसाइंड अगर नहीं लगा तो इट मींस के इट कैन स्टोर नेगेटिव वैल्यूज एज वेल। इसका साइज 2 बाइट्स होगा, और ये इसकी रेंज है। -32,768 will be the smallest possible value that can be stored in a variable whose type is short। ठीक है, और जो लार्जेस्ट वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो सकती है, पॉसिबल लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, वो है 32,767। फिर आ जाता है जी आपका अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड का मतलब है कि इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है ना वो लाजमी तौर पे 0 होगी। अनसाइंड आईएनटी, आईएनटी बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटीजर। इसका साइज है जी 4 बाइट्स, और ये इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसके अंदर जो स्टोर हो सकती है 0, और ये इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है जो कि इसके अंदर आप स्टोर
कर सकते हो। ठीक है जी। फिर आ जाता है जी इंटीजर। इंटीजर का साइज भी 4 बाइट्स है। अब इंटीजर के साथ अनसाइंड नहीं लगा हुआ तो इट मींस के इट कैन आल्सो स्टोर नेगेटिव वैल्यूज। अगर अनसाइंड लग गया है तो इसका मतलब है कि एक ऐसा इंटीजर है जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज स्टोर नहीं हो सकती। अब इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं। साइज इसका वही 4 बाइट्स है और ये इसकी रेंज है -2147483648। ये इसमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है जो कि इसमें स्टोर हो सकता है और ये इसमें लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है जो कि इसके अंदर स्टोर हो सकता है। फिर आ जाता है जी आपका अनसाइंड लॉन्ग। अनसाइंड लॉन्ग के अंदर भी ऐसा नंबर स्टोर होगा जो कि विदाउट डेसिमल होगा। 8 बाइट्स इसका साइज है और ये इसके अंदर 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर और ये आपके सामने जो नंबर है बहुत लार्ज एक फिगर है। ठीक है, तो ये फिगर जो है ये एक अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर की अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है जो कि उसके अंदर स्टोर हो सकती है। इससे बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। फिर आ जाते हैं जी आपका लॉन्ग इंटीजर या खाली लॉन्ग भी आप लिख सकते हैं। इसका साइज भी 8 है। अब यहां भी ये अनसाइंड लॉन्ग और लॉन्ग में ये फर्क है कि अनसाइंड लॉन्ग जो है इसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती और लॉन्ग के अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं। साइज दोनों का बराबर है। फर्क क्या है? फर्क यहाँ पे फिर आगे रेंज का आ जाता है कि जनाब ये जो आपका अनसाइंड जो लॉन्ग है इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 0 थी, लेकिन अब जो 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 आपका लॉन्ग है इसके अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू ये आपके सामने है -9223 ठीक है, ये वाली वैल्यू। और ये आपकी जो है वो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है जो कि एक लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो सकती है। और फिर उसके बाद ये जो है एक आपका अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग है और ये जो लॉन्ग लॉन्ग है ये तो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर यूज होता है। इवन कि ये लॉन्ग अनसाइंड लॉन्ग ये भी बहुत ही रेयर केसेस के अंदर यूज होता है। लेकिन बहरहाल ये चूंकि एक टाइप है, डेटा टाइप है सी प्लस प्लस के अंदर, इसलिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका साइज भी दोनों का 8 बाइट्स है। अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 0 होगी और ये इसके साथ जो वैल्यू लिखी है ये इसके अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। और जो लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल है इसका भी साइज 8 बाइट्स है और ये इसके अंदर जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और ये इसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू है। उसके बाद आ जाता है जी ये जो फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है। ठीक है, ये तीन ये एक ऐसे वेरिएबल्स होंगे या जिन वेरिएबल्स का डेटा टाइप फ्लोट या डबल या लॉन्ग डबल होगा तो ये ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिनके अंदर हम नंबर्स स्टोर करेंगे और उन नंबर्स का जो वो जो नंबर्स होंगे वो बेसिकली ऐसे नंबर्स होंगे जो कि डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट भी रखते हो। अब फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल है उसका साइज जो है वो 4 बाइट्स है और उसके अंदर जो है स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो वैल्यू है दैट इज 3.4 सॉरी -3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -38। और जो लार्जेस्ट जो पॉसिबल वैल्यूज उसमें स्टोर हो सकती है एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल में दैट इज 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर +38। फिर इस तरीके से डबल है। इसका डबल जो टाइप का जो वेरिएबल है इसका साइज 8 बाइट्स होगा और इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -308। और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो इसमें स्टोर हो सकती है दैट इज 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 308। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये लॉन्ग डबल है और आखिर में आपके पास ये बूल टाइप का वेरिएबल है जिसका साइज है 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स इसका 8 बिट्स इसका साइज है। और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो सकती है वो या तो स्टोर होगी इसके अंदर वैल्यू फॉल्स या इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो ट्रू वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है जी, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वेरिएबल्स जो हैं हम उनको किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप काइंडली नेक्स्ट क्लास से पहले जो है वो ये जो डेटा टाइप्स का ये जो चार्ट है इसको एक दफ़ा फिर से ज़रा रिवाइज कर लें, ज़रा देख लें कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनके साइजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाअल्लाह फिर जो है वो वेरिएबल्स क्रिएट करना देखेंगे कि वेरिएबल्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, उनको किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। वेरिएबल्स के अंदर किन किन तरह से वैल्यूज़ को हम जो है वो स्टोर उसमें कर सकते हैं हम उसको देखेंगे। दो तरह से वैल्यूज़ वैसे
एक वेरिएबल के अंदर दो तरह से वैल्यूज उसमें स्टोर हो सकती हैं। एक हम उसको कहते हैं कंपाइल टाइम पे वैल्यू स्टोर करना, और एक को हम कहते हैं रन टाइम पे वैल्यू स्टोर करना। तो दोनों तरीके देखेंगे हम नेक्स्ट जो है, जो हमारी वीडियो लेक्चर है उसके अंदर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को, जो कि जिसका नाम है कोड विद फैसल, अगर आप लोगों ने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको आज की वीडियो अगर पसंद आए, आप इसको लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, इस पे कमेंट्स अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।